तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यार कि हम एक काम कर चुके हैं। हम एक काम क्या कर चुके हैं? एज एन ऑडिटर हमें अपनी जिम्मेदारी पता चल चुकी है। अब चले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग फेज में। और जब प्लानिंग फेज में आते हैं तो हमारा एज एन ऑडिटर सबसे पहला काम होता है कि हमने क्या आइडेंटिफाई करना होता है? ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है और असेस करना होता है। जब ऑडिट रिस्क को अच्छा ऑडिट रिस्क क्या है अभी ये डिस्कस नहीं किया हमने, सही है। हमने कहा तो इसके लिए काम करते हैं। एज एन ऑडिटर हम क्या करते हैं बच्चों? जल्दी छेती छेती। एज एन ऑडिटर हम ऑब्टेन करते हैं, क्या ऑब्टेन करें? अंडरस्टैंडिंग। एज एन ऑडिटर हम ऑब्टेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग। कि किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें? जबरदस्त। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ऑब्टेन करें? एनवायरमेंट की। उसके बाद अच्छा एनवायरमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें? इंडस्ट्री, रेगुलेशन और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। तो जब आप एज एन ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं तो आप किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले? आप एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले। एनवायरमेंट में आपने ये देखना होगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सही। स्पेसिफिक सेक्टर जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, उन सेक्टर के ऊपर या उन कंपनीज के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशन अप्लाई हो रही है। और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जांपल कोविड ना इंडस्ट्री में था ना रेगुलेशन में था, अचानक से क्या आ गया जी? कोविड आया और बैठे बैठे एमिरेट्स के प्लान क्या होने लग गए थे? इम्पेयर्ड होने लग गए थे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जब तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमें कभी भी समझ नहीं आएगा कि यार क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था, आज और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगला काम आपने क्या करना है? जहां आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगला काम आपने करना है कि एज एन ऑडिटर आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एंटिटी की। अब आप किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें? एंटिटी। क्या मतलब एंटिटी का बच्चों? क्या मतलब एंटिटी का? कंपनी की। अच्छा जब आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आपने देखना है कि आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एंटिटी की। एंटिटी में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का मतलब है कि आपने ये देखना है कि उसका नेचर और ऑपरेशंस क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ओनरशिप। तीसरी चीज फाइनेंसिंग। और चौथी चीज क्या प्यारे बच्चों? इन्वेस्टमेंट। बड़ी सिंपल चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। अभी आपने किसकी अंडरस्टैंडिंग ली? चलिए जल्दी छेती छेती। किसकी अंडरस्टैंडिंग ली? जब आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यार अब आपने किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? एंटिटी की। अब आप बैठ के एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले कि आपकी ये कंपनी के नेचर या जब तक आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा, जल्दी छेती यदि आप कभी भी एज एन ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो पहला काम आप ये करें कि आप उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लें, ऑपरेशंस लें। अच्छा उसके बाद उनके ओनरशिप कौन है, सही है। ओनरशिप एंड पूरा लिख देता हूं, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सही है। तीसरा ये कंपनी बनाई है तो उसके लिए पैसा, हाँ जी पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आता है? शेयर होल्डर से भी आता है और बैंक से भी आता है। और ये पैसा, हाँ जी ये पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया गया है? तो आप अब आपने किन डायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है मेरे प्यारे बच्चों? अब आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनिएगा, ये वर्ड समझ आता है? नेचर एंड ऑपरेशन। इस वर्ड को समझिएगा, सही है। एज्यूम करें आप लोग आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को ऑडिट कर रहे हैं। नोट किसी ने नहीं करना है, सबने याद देखना है। ये कितने वर्ड से है? 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स लिखे हुए ना, ये 7 वर्ड्स ही पूरा है 315। इसी को पढ़ना है, इसी को समझना है, तो नोट ना करें, सुने मेरी बात। एज्यूम करें आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का एज्यूम हम करते हैं ईयर एंड है 30 जून 2023, सही है। आप 30 जून 2023 का ऑडिट करने आएंगे। पता है मुझे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में क्या ऑडिट रिस्क होगी? हाँ जी चलिए, इंडस्ट्री में मैं ये कह सकता हूँ जबरदस्त कंपटीशन। और इसके अलावा आईकैप की पॉलिसी, इसकी जी अटेंडेंस होनी चाहिए, पीपी में सारी अटेंडेंस होनी चाहिए। पॉलिसी नहीं करेंगे तो लाइसेंस क्या हो जाएगा? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं? बच्चों यहाँ पे नेचर एंड ऑपरेशंस क्या है? बिजनेस मॉडल, टीचिंग है। और हाँ जी बच्चों
फीस कब मिलती है? स्टार्ट में कब मिलेगी? 1 मार्च, 2 मार्च, 30 मार्च, इस तारीख को फीस मिल जाएगी। कितने महीने के लिए मिलेगी? 6 महीने के लिए। कब तक के लिए मिलेगी? सितंबर 2023। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2023। क्या लग रहा है, क्या रिस्क है? हाँ जी, जबरदस्त। क्या रिस्क है, थोड़ा सा बता, एक्सप्लेन करो। कि मतलब सिंपल सी बात है यार, 18,000 रुपए आपने पे करे, सही है, और 6 महीने के पे करे ना, 6 महीने पढ़ाने ना मेरे। क्या 18,000 रुपए जहां आपने मुझे पे करे या जहां मैंने पहली क्लास ली, क्या मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है? मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई करनी है? ओवर द टाइम। तो ये जो रेवेन्यू मेरे पास आया है, जो 18,000 रुपए आया है, इसमें कोई रिस्क हो सकता है? क्या रिस्क हो सकता है जल्दी? क्या मैनेजमेंट ने उसको सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया हो? ऑल्दो ये तो ओवर द टाइम। जब तक प्यारे बच्चों आपको नेचर एंड ऑपरेशंस के पास, आपने कैसे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में 3-4 रिस्क बता दिए। टफ कंपटीशन है, मार्केट में कॉम्पिटिटर बैठे हुए, सही है। आई कैप का नाम आपके सामने फौरन से आ गया। आई कैप की रेगुलेशंस है, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ। द पॉइंट इज, जब तक आपको किसी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एज एन ऑडिटर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर रिस्क पता है? क्रिप्टो करेंसी पे कोई रिस्क पता है? हाँ जी, और बस एक चीज पता है मुझे, क्या? मार्केट क्रैश हो। बिकॉज ये सुनते आ रहे हैं, ये फेसबुक पे देख। द पॉइंट इज, इसकी अंडरस्टैंडिंग थी तभी फौरन से रिस्क लेके हो गया। जिस चीज की आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, जिस बिजनेस की आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जिस ऑपरेशंस की आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एज एन ऑडिटर आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों समझ आती है बात? क्लियर है सारे यहाँ पे? अच्छा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे पता होना चाहिए। तो जब मैं एंटिटी की बात करता हूं, तो एंटिटी में एक एंटिटी को बनाने वाले कुछ लोग होंगे, हैं? एक एंटिटी को बनाने वाले कुछ होंगे, एक एंटिटी का कोई एक काम होगा, ऑपरेशन होगा। एंटिटी को बनाने के लिए कहीं से पैसे आए होंगे, और पैसा कहीं ना कहीं लगाया होगा। भाई कहाँ लगा दिया है पैसा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। क्या हालात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के? हाँ जी, पाकिस्तान एक्सचेंज क्या कर रही है? डाउन। इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है वो भी क्या हो चुकी है? वो भी इम्पेयर्ड हो चुकी है या फिर डाउन हो चुकी है। अच्छा जी, पैसा कहाँ से आया है? कहाँ से आया है पैसा? बैंक से आया है। बैंक से पैसा आया है तो बैंक को तो रीपे करना ही करना है। जहां बैंक को अगर आपने रीपे नहीं करा तो बैंक क्या कर लेगी? आपका एसेट जब्त कर लेगी, या आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगी। क्या याद बात समझ आ रही है? तो जी, जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एज एन ऑडिटर, कभी भी आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अगेन सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की क्लास का पर्पस क्या है पता है ना सबको? हमारी आज की क्लास का पर्पस 2 घंटे का सिर्फ ये है कि हमें ये पता चल जाए व्हाट इज ऑडिट रिस्क। सबको पता है, हमने 20-25 मिनट लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम 2 घंटा पढ़ने जा रहे हो। 2 घंटे का पर्पस क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क। क्यों? ताकि जैसे जैसे हम आगे आइजाज पढ़ते रहो, जहां जहां ऑडिट रिस्क का वर्ड आ रहा होगा मुझे समझ में आ जाए क्या व्हाट इज ऑडिट रिस्क। तो आज की क्लास का सिर्फ एक पर्पस है, व्हाट इज ऑडिट, जो अभी तक मैंने नहीं समझा। ठीक है, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। अच्छा चलिए जी, जबरदस्त। स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? सुनिएगा मेरी बात को, सब रेडी रहिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ऑब्टेन है अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? एनवायरनमेंट की, एंटिटी की, और बहुत से फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सारा कुछ आज की क्लास में हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ ओवरव्यू लेना। अच्छा, जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी प्यारे बच्चों, हमने जहां हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, स्टैंडर्ड कहता है स्टैंडर्ड आपसे कहता है आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सीरियस रहना है। देखिए बस एक बात बताऊं आपसे, ये जो हमारी अटेम्प्ट है ना, कौन सी अटेम्प्ट है? सितंबर अटेम्प्ट। ये बड़ी, आप क्या कहें, रोजा खराब होगा, बड़ी ही क्या कहते हैं, जालिम अटेम्प्ट है ये। क्यों? इसमें एक रमजान है, दो ईदें आती हैं। हमने कसम खाई हुई होती है हमने रमजान में नहीं पढ़ना।
सही है। और फिर हमने कसम खाई भी होती है ईद में तो पढ़ना ही हराम है, जब ईद में रोजे रखना हराम है तो भाई जब रोजे में पढ़ना हराम है तो फिर ईद में भी पढ़ना हराम है। सही है। फिर हम कहते हैं कि जी बकरा ईद आ रही है तो उसमें तो बकरा ईद में भी पढ़ना हराम है और उससे पहले जो 10-15 दिन हमारे हैं उसमें भी हमारा। तो यार फिर मेरी सजेशन है कि जब 6 महीने में से लाती हो 4 महीने पढ़ना ही नहीं है तो फिर 2 महीने भी क्यों पढ़ना है? फिर 6 के 6 महीने आप एंजॉय करें। मैं आपको सीरियसली कहूं, मतलब जिंदगी में कोई एक चीज करें, या तो एंजॉय करें या पढ़ लें। सही है। यू ना करें कि आप 4-5 महीने बैठ के कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ना ही नहीं है और बस बीच में से टाइम पास के लिए आधा 1 घंटा पढ़ ले। इससे आप अपना अपना काफी नुकसान कर देंगे बच्चों। प्यारे बच्चों समझेगा, खुदा ना ये अभी पता नहीं चलेगा, ये 6 महीने रुक गए ना, साल रुक गए, अच्छी फर्म में नहीं होगा। अब तो पता है नई पॉलिसी आ गई है, अब पता है ना नहीं क्या है नई पॉलिसी कि जी वो 6 महीने में आपको रजिस्टर्ड, तो फिर वो जो भी होगी वो काका फजल चौधरी वगैरह जो भी होगी वहां जाना पड़ेगा बच्चों। और वहां जिंदगी में फिर, और वहां ये थोड़ी होगा कि जी मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, या वहाँ ये थोड़ी होगा कि जी क्या कहते हैं मैं आराम से घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ या बकरा ईद चल रही है। वहां तो फिर आपने 3-3.5 साल काम करना पड़ेगा। सही ना, चीजें करनी पड़ेंगी। तो अच्छा नहीं है कि जब मेहनत करें तो कि अच्छी जगह पे बैठ के मेहनत करें, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के मेहनत, क्यों अपनी जिंदगी के आप 3 साल वहां पे लगाते हैं जहाँ आप खुशी ना हो। मेरी बात समझेगा थोड़ा सा। जो ये स्पेशली जो ग्रुप बी का बच्चा होता है इसको मैं कहता हूँ यार ये जो आपका टाइम है ना, ये आपके करियर का सबसे आप सबसे पहले बिल्कुल एक क्रुशियल टाइम है यार। इसको खुदा ना खास्ता आपने ऊपर नीचे कर दिया ना और अटेम्प्ट लेट हो गई, क्वालिफाई लेट हो गए, पेपर लेट हो गए, अच्छे फॉर्म में नहीं हुआ, ये पूरे एट द एंड आपके करियर को, ये करियर को लेके डूब जाएगा। थोड़ा सा इसको सीरियस बने। ये बहुत ही सेकेंडरी चीजें है कि रमजान है तो मैंने नहीं पढ़ना, या रोजे में कैसे पढ़ूं। ये तो बहुत ही फजूल बात करते हैं आप लोग कि जी रोजे चल रहे हैं या फिर ईद चल रही है तो मैं इसमें कैसे पढ़ूं। ये अपनी चीजें, ये अपने माइंडसेट से आप लोगों ने बिल्कुल, ये बिल्कुल जिस चीज की जस्तजू नहीं होगी ना आपके पास, चाहे मुहर्रम हो, रमजान हो, रबीउल अव्वल हो, एक चीज की जस्तजू नहीं है ना आपके पास, तो कभी भी आप वो चीज हासिल कर सकेंगे? वो कभी भी चीज आप हासिल नहीं करते। जस्तजू जब होगी तो यार तभी तो चीज हासिल होती है। जब जस्तजू ही नहीं होगी तो फिर तो आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं तो फिर ये प्रोफेशन सीन अगर आपके साथ टाइम पास करा ना, आपका टाइम पास कितना होगा? 2 महीने, 4 महीने, साल, इसने आपके साथ टाइम पास करा नहीं, 8-10 साल ले जाएगा आपको, डिग्री भी नहीं देगा आपको, सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में बच्चों, एफसी हो गया, ग्रुप ए हो गया, माशाल्लाह ग्रुप बी में बैठो, पता भी नहीं ग्रुप ए का रिजल्ट आएगा क्या आएगा, कि जी मैं रिजल्ट तक देखता हूँ, मैं रिजल्ट तक पढ़ूँ ही क्यों, मुझे तो पता है मैं फेल हो रहा हूँ। अगर आपकी ये अप्रोच है तो आप सोचें आप जिंदगी में क्या तरक्की करेंगे बच्चों। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप बी के मैं क्या सब्जेक्ट लूँ और भी 2 महीने क्या पढ़ूँ, मुझे पता है ग्रुप ए में तो 1 या 2 पेपर तो मेरे लाजमी लाजमी फेल ही होने। तो आप सोचें आप इस तरीके से फिर वापस 1 साल पूरा ग्रुप ए में गुजार दोगे, 1.5 साल ग्रुप ए में गुजार दोगे, फिर वही 1.5-2 साल ग्रुप बी में गुजार दोगे। थोड़ा सीरियस होंगे प्यारे मतलब, थोड़ा सीरियस हो। ये जितनी भी चीजें ना इनको अपने ऊपर से हटा दें, एक टाइम टेबल बनाए, 5-6 घंटे दिन में पढ़ना है, 5-6 घंटे दोस्तों यारों में भी रहना है, 5-6 घंटे फैमिली को भी देना है, 5-6 घंटे सोना भी। एक एक रूटीन बनाए, इंशाल्लाह सारी चीजें आपकी स्मूथली हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है जल्दी, ये क्या लिखा है? टीपी, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन, एक दो चीजें और लिख देते हैं। ये सारे क्या है? जबरदस्त, सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये बैलेंस शीट के आइटम्स है। सही है, ये बैलेंस शीट के आइटम्स है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने जॉट डाउन कर रहा हूं। इंडस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग ली किसका ऑडिट कर रहे थे? नोकिया का ऑडिट कर रहे थे। याद है मार्केट में कौन आ गया था? आईफोन आ गया था। मार्केट में कौन आ गया था प्यारे बच्चों? सैमसंग आ गया था। इससे हुआ क्या था? इससे मसला क्या पे हुआ था? किस चीज में मसला हुआ था? इससे मसला किस चीज के ऊपर हुआ था? मैट्रिक के ऊपर। बच्चों जबरदस्त, अब समझ आ रही है? अंडरस्टैंडिंग ली, अंडरस्टैंडिंग से कैश एंड बैंक में मसला है। हाँ जी, बैंक लोन में मसला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में मसला है, किस चीज में मसला है? मेरे प्यारे बच्चों बड़े जबरदस्त। एक और एग्जांपल ली थी, कोविड, और ऑडिट हम कर रहे थे किसका? एमिरेट्स का। बच्चों चले जबरदस्त। हाँ जी, कहाँ मसला आ गया था? एमिरेट्स की तो इन्वेंट्री नहीं थी, मसला कहाँ पे था? पीपी में। जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो जी इस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ मसला हो सकता है? पीपी में मसला हो सकता है। कहाँ मसला हो सकता है? इन्वेंट्री में मसला हो सकता है। डर हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हम बैंक ऑडिट कर रहे हैं,
हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? हम बैंक ऑडिट कर रहे हैं, हम बड़ा बैंक को ऑडिट कर रहे हैं। तो ये बड़े बैंक को ऑडिट कर रहे हैं। हमें पता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई है, डिक्लाइन कर गई है। क्यों डिक्लाइन कर गई है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ गई। जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था, बच्चों का मसला है, पीपी में मसला है, बैंक के प्लांट एंड मशीन, बैंक की एसी में मसला है, बैंक की तो कोई इन्वेंट्री होती नहीं है। बच्चों जल्दी सोचना है, सोचना है। अकाउंट रिसीवेबल यार, सिंपल जो एडवांस बैंक की नॉलेज, उसकी बैंक की टेक्नोलॉजी हो गया। क्लियर हम सारे यहाँ तक? तो कैसे मैं इंफॉर्मेशन को यूज करके जल्दी 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 मैं एक अच्छा ऑडिट रिस्क मैं इसको बता सकता हूँ फाइनेंशियल्स में यहाँ मसला हो सकता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना हमारे। डर हो गया बच्चों? अब बस एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं आपके सामने कुछ एजर्शन, मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ बच्चों? कुछ कुछ एजर्शंस। और वो एजर्शंस क्या है सुनिएगा, ये मैंने सारे के सारे क्या लिखी है एजर्शन में ऊपर लिख देता हूं। एजर्शन सही है। ये किसके लिए है? बैलेंस शीट के लिए। जबरदस्त, कौन कह रहा है यार ये? जबरदस्त। ये किसके लिए है मेरे भाई? ये बैलेंस शीट पीएनएल के लिए अलग होगी। सही, पीएनएल तो पीएनएल तो होता फॉर दी गारंटीड है ना। ये तो इसका मतलब हम 4 साल पहले भी प्लांट खरीदा होगा, आज एक्सिस्ट कर रहा होगा, लेकिन 4 साल पहले जो सेल्स करी होंगी वो आज फॉर द ईयर एंडेड में तो नहीं आ रहा होगा। तो पीएनएल की एसेशन डिफरेंट है। आज कौन सी एसेशन पढ़ने जा रहे हैं? बैलेंस शीट। थोड़ा एक्टिव रहना है सबने, सही है। अच्छा, बैलेंस शीट के अगर मैं एसेशंस देखूं तो मेरे पास 4 एसेशंस हैं: एग्जिस्टेंस, completeness, rights and obligation, और आखिरी वैल्यूएशन। अब मेरी बात सुनिएगा, वापस से आते हैं इस एग्जांपल में। क्या एग्जांपल थी? नोकिया। कहाँ मसला था? इन्वेंट्री की कौन सी एसेशन में मसला था? जल्दी जल्दी जल्दी, इन्वेंट्री की कौन सी एसेशन में मसला था? थोड़ा कॉमन सेंस करे फिर मैं समझाऊंगा कौन सी एसेशन में मसला था। वैल्यूएशन में था। अच्छा सर, वैल्यूएशन समझाए तो, राइट तो समझाए, कंप्लीटनेस तो समझाए, एग्जिस्ट। बच्चों बड़ी सिंपल बात है, अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है तो इससे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस में मसला नहीं है। नोकिया के 3310 वेयर हाउस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, क्या वो 1 से 2 हो जाएंगे? कंप्लीटनेस, क्या वो 1 से 2 हो जाएंगे? नहीं, कंप्लीटनेस का मसला भी नहीं है। क्या इन 3310 पे नोकिया का राइट नहीं रहेगा? भाई बनाए किसने? भाई तो राइट भी किसका रहेगा? नोकिया का रहेगा। भाई किस चीज में मसला है? वैल्यूएशन में मसला है प्यारे बच्चों। किस चीज में मसला है? कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन हुई होगी, और वैल्यूएशन कितने पे होनी चाहिए? 100 रुपए पे, 80 रुपए पे? 80 रुपए पे। सही, 100 रुपए पे कैरी हो रहा है, 80 रुपए रियलाइज होंगे, तो कितने पे वैल्यू होना चाहिए था? बस क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल ली थी। कौन सी एग्जाम्पल ली थी? एमिरेट्स की। क्या कोविड आने से एमिरेट्स का जहाज गायब हो जाएगा? मैं कौन सी एसेशन की बात कर रहा हूँ? मैं कौन सी एसेशन की बात कर रहा हूँ? क्या 1 से 2 हो जाएंगे? कौन सी एसेशन की बात कर रहा हूँ? अच्छा, क्या उस जहाज पे एमिरेट्स का इख्तियार नहीं रहेगा, राइट नहीं रहेगा? कौन सी एसेशन की बात कर रहा हूँ? क्या उसकी वैल्यूएशन में कोई मसला हो सकता है? यस सर प्यारे बच्चों। तो अगली चीज, पहला स्टेप to obtain an understanding, second step to link that understanding to the financial statement, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पेक्टिव एक्सेशन। तो अगर एक हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपके सामने थोड़ी सी और एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एजर्शन का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, राइट्स का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, वैल्यूएशन का मतलब क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपके इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? इन्वेंट्री। कितने रुपए पे आ रही है? ये 100 रुपए का ब्रेकअप क्या होगा? चलो जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय
100 रुपए का, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री, बताए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 रुपए बनेगा कॉस्ट। और मेरे प्यारे भाई जबरदस्त, तो मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस या रेट। डन है बच्चों, डन। कितनी क्वांटिटी है? 20। हर क्वांटिटी कितने की खरीदी है? 5। कितना आंसर आ गया? 100। ये 100 रुपए कहाँ पे आ रहा होगा? लेकिन ये 100 रुपए बना कैसे? 2 कॉम्पोनेंट से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, अब आप समझे, अगर आप ऑडिटर है, अगर आप ऑडिटर है और आपने क्या वेरीफाई करना है? 100 रुपए। तो आप अगला सवाल क्या करेंगे? 100 रुपए का ब्रेकअप बताओ। क्या ब्रेकअप है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी है? मैनेजमेंट आपसे पहला दावा क्या कर रही है? कि मेरे पास 20 क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। मेरे पास 20 क्वांटिटी। मैनेजमेंट का एसर्शन का मतलब, एसर्शन का मतलब दावा करना, क्लेम करना। तो मैनेजमेंट जब 100 रुपए एफएस में रिकॉर्ड करती है और आप उससे जब ये कहते हो 20 और 5, तो मैनेजमेंट आपसे दावा करती है कि 100 रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास एग्जिस्ट करती है। और ये 100 की ही इन्वेंट्री है। ये 120, 125, 135 नहीं है। क्या मतलब? कंप्लीट है। नहीं नहीं, कंप्लीट है। क्या मतलब इसका? कि जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली है। जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी के सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली। इन दूसरी असर्शन। तीसरी असर्शन मैनेजमेंट की कि इस इन्वेंट्री पे मेरा मेरा आप आईक्यू का ऑडिट करना है और मैं आपसे कहूं मेरे पास 150 बाइक है। मेरा पहला दावा क्या होगा? 150 बाइक। आप कहेंगे दिखाओ, मैं आपको पीछे गली में ले जाऊंगा। सही है। अगला दावा कंप्लीटनेस। इसका मतलब आप चारों गलियां घूमेंगे और आप कहेंगे भाई ये वाली बाइक रखूंगा, ये भी मेरी। इसका मतलब 150 बाइकें मेरी है। किसी कहाँ फंसूंगा? आप कहोगे भाई इस बाइक की चाबी दिखाना, इस बाइक के कागजात दिखाना। बाइकें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बाइकों पे मेरा राइट नहीं है। क्या यहाँ तक बात है? ये मैनेजमेंट का तीसरा दावा। सुनिएगा मेरी बात को। और मैनेजमेंट का आखिरी दावा, मैनेजमेंट का आखिरी दावा किस चीज का? कि इस इन्वेंट्री को जिस पे वैल्यू किया हुआ है आपने, क्या वो बिल्कुल सही है? क्लियर हो गए बच्चों? तो ये तो आप जब भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग को आपने रेलिवेंट assertion से, क्यों? एग्जिस्टेंस का रिस्क अलग है तो इसका प्रोसीजर भी अलग होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं रिस्क है कि बाइकें तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? जाके फिजिकली वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर रिस्क है कि बाइकें एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन नहीं लेकिन राइट नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप समझे, जब तक आप एजर्शन लेवल पे लिंक नहीं करेंगे तो आप एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर नहीं पता। अगर आपने वो ओरिएंटेशन क्लास ली है तो मैंने आपसे कहा था यार ये देखो सब्सटेंटिव का एक बड़ा मुश्किल सवाल आया हुआ है जिसमें वो आपसे कहता है कि ऊपर जो प्रोसीजर है उसको क्रिटिकली एनालाइज करें और अगर गलत है तो सजेशन भी दें। तो वो सवाल क्या था? वो यही तो सवाल था। एग्जिस्टेंस लिखा हुआ था, एग्जिस्टेंस के आगे एक प्रोसीजर लिखा हुआ था, सही है, और आपने बताना था कि क्या ये प्रोसीजर एग्जिस्टेंस को एड्रेस करता भी है या नहीं करता। और अगर नहीं करता तो फिर सही प्रोसीजर। अब वो आपसे पहले क्या होता था, बच्चे 4 क्वेश्चन याद करके चले जाते थे। अब वो आपसे क्या कर रहे हैं? लॉजिकली इन चीजों को पूछ रहे हैं। डन हो गया बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहना है सबने। तो ये 4 एसेशन समझ आती है प्यारे बच्चों? ये 4 एसेशन समझ आती है? अच्छा, तो अगर मैं कहूँ सवाल में लिखा हुआ आ जाए मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो कहां पर इसको इन्वेंट्री। जबरदस्त। इन्वेंट्री की कौन सी? जबरदस्त जबरदस्त प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है? व्हाट इज, और अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक व्हाट इज ऑडिट रिस्क हमने नहीं पढ़ा। सही है। एक सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों, रहीम साहब हैंड आउट दे दिया सबके पास? हैंड आउट है ऑनलाइन वालों? अगर आपको कोई सवाल है प्यारे बच्चों तो मुझसे पूछ ले। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर कोई सवाल है प्यारे बच्चों आप पूछ लें जल्दी, छेती छेती। हैंड आउट ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा।
अब देर आंसर हाथ क्या, तो आपने ग्रुप में शेयर करना ही है, सही है। ये एक एक करके क्यों बांट रहे हैं यार, ज्यादा बांटो ना एक साथ। चलिए जी स्टार्ट करें। दो सवाल करने हमने, सही है। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ ABC एंड कंपनी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ कार टू अ नंबर ऑफ लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। शेयर कर दिए स्क्रीन आप पे। और ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं उसको जूम कर दे रहा हूँ। चले जी। The company manufactures and sells car to a number of locations across the country. Recently, the new product has been launched by the competitor. Therefore, the company has experienced increased competition, and as a result, sales has been declined significantly. In order to improve the situation, it has decreased the selling price of its products significantly since September. The finance director has informed audit manager that he expects the increased inventory levels at the year-end. He also notified your manager that one of the company's customer who owns a material balance has been experiencing financial difficulties and had not paid the invoices yet. सवाल की requirement है identify and evaluate the audit risk in the above scenario. तो आपसे दो बातें कही थी, पहला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे साथ साथ एक दो सवाल की प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअली हम और साउंड हो जाए, सही है। तो बच्चे एक सवाल आपकी खिदमत में, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाते हैं। जबरदस्त लिखा, अच्छा है इससे, लेकिन एक मसला कर दिया, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, सही है। मेरे भाई आपने क्या लिखा? As audit manager of ABC, it should be noted that the product launched by the competitor may be upgraded to the valuation of the company. And it has also been stated that there would be a significant decline in the selling price of the part. जबरदस्त। अब मेरी बात सुनना, दुनिया में कभी भी ऑडिट रिस्क का सवाल आएगा, सही है। लेट्स से कभी भी आप कैप का पेपर देने चले जाए, आप फाइनल का पेपर देने चले जाए, आप MSA1 का पेपर देने चले जाए, आप किसी भी फर्म में चले जाए, यहाँ की फर्म में या बाहर की फर्म में, रिस्क को ड्राफ्ट करने की एक टेक्निक समझें। और अब जो मैं आपको आज की एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आइजा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आइजा का स्ट्रक्चर क्लियर है? एज एन ऑडिटर आपने क्या काम करना है? पहला काम क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल क्या अंडरस्टैंडिंग है भाई? अंडरस्टैंडिंग किस चीज की है भाई? अंडरस्टैंडिंग इस चीज की है मेरे बच्चों कि ये जो मेरे पास, मैंने देखा मार्केट में कौन आ गया है, मार्केट में नया कॉम्पेटिटर आ गया है। ठीक हो गया जी? मार्केट में नया कॉम्पिटिटर, इज इट द ऑडिट रिस्क? इज इट द ऑडिट रिस्क? मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, क्या ये ऑडिट रिस्क है? नहीं भाई, ये ऑडिट रिस्क नहीं। मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? ये क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे मेरे नहीं, रिस्क फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर का मतलब समझते ना कि ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक ऑडिट रिस्क राइज हो सकता है मार्केट में। अब आप समझे, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर के होने की वजह से कहां पे रिस्क हो सकता है? तो इसका मतलब है ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक फैक्टर है जो कि एक ऑडिट रिस्क को जन्म दे रहा है।
क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमने सवाल में पढ़ा, मार्केट में क्या हो गया है भाई, न्यू कॉम्पेटिटर आ गया है, जिसकी वजह से मेरी सेल्स क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और मैंने अपनी सेलिंग प्राइस भी क्या कर दी, कम कर दी। मैं सेलिंग प्राइस कम करूंगा ताकि डिमांड मेरे प्रोडक्ट की और बढ़ जाए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं एक कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, therefore there is a risk। therefore का वर्ड क्यों लिख रहा हूं, जल्दी 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 प्यारे बच्चों, therefore का वर्ड क्यों लिख रहा हूं? हाँ जी, इसकी वजह से ही कोई रिस्क है, तो जब ये वर्ड तो बनता है, कौन सा वर्ड बनता है? सही है कि इस वजह से, इसकी वजह से कोई रिस्क है, therefore there is a risk। अच्छा, रिस्क मेरे पास दो तीन किस्म के हो सकता है। पहला, बच्चों जल्दी 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 जल्दी, दूसरा इन्वेंट्री कितने पे आ रही थी, जल्दी बता दे, इन्वेंट्री कितने पे आ रही थी? 100 रुपए पे। आने कितने पे चाहिए? मुझे पता है मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करी हुई है, आने कितने पे चाहिए? 80 रुपए। क्या इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया हुआ है कि अंडरस्टेट किया हुआ है? तो हमारे पास दो रिस्क होते हैं, या तो मैनेजमेंट ने किसी बैलेंस को ओवरस्टेट कर दिया होगा या किसी बैलेंस को अंडर स्टेट कर दिया होगा। सही है, तो अभी हम कौन सा वर्ड समझ रहे हैं? ओवरस्टेटमेंट। मुझे 100 रुपए का रिसीवेबल है, मैनेजमेंट ने 100 रुपए रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाला 80 रुपए ही देगा, और मैनेजमेंट ने फिर भी कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? सो मैनेजमेंट ने रिसीवेबल को ओवर स्टेट किया हुआ है कि अंडर स्टेट किया हुआ है? 80 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसको ओवर स्टेट करते 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 कहां तक लेकर आ गई? 100 रुपए पे लेकर आ गई। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? मेरा एक केस चल रहा है, एक लीगल केस चल रहा है कोर्ट में, और मुझे ऐसा लगता है मैं केस हार जाऊंगा और मुझे शायद 10 लाख रुपए पे करने पड़ जाए, लेकिन मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ है सिर्फ 2 लाख का। मुझे 10 लाख रुपए पे करने पड़ जाए, मैंने प्रोविजन किया हुआ है 2 लाख का। हाँ जी, स्टेटमेंट मैंने अपने प्रोविजन को अंडर स्टेट किया हुआ है, कम रिकॉर्ड किया हुआ है। एसेट एंड इनकम आर मोस्ट लाइकली ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली का मतलब है मोस्ट लाइकली, ऐसा नहीं कि 100% हमेशा ये होगा। सही है? अच्छा, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, अब आप इसको वापस से पढ़ते हैं। न्यू कॉम्पिटिटर, सेल्स डिक्लाइन, सेलिंग प्राइस डिक्लाइन, therefore there is a risk of overstatement of inventory। कौन सी इन्वेंट्री? तो अगर मैं ये याद रखूं तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाए कि भाई मैंने हमेशा हमेशा क्या करना है, मैंने एक इंफॉर्मेशन सवाल में दी होगी उसको लिखना है, उसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट होगी कहाँ पे? पीपी की वैल्यूएशन में, रिसीवेबल की कंप्लीटनेस में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? कितने लोगों को ये आंसर अच्छा लग रहा है? यस सर, लाइक मैं रिपीट कर देता हूँ। ड्यू टू टफ कंपटीशन इन द मार्केट, the sales had declined significantly and consequently the company has also decreased its selling price, therefore there is a risk of overstatement of valuation of inventory। कितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है बच्चों? बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। He has also notified your manager that one of the company's customer, ग्रुप पे शेयर कर दिया तुमने हैंडआउट? He also notified your manager that one of the company's customer who owns a material balance has been experiencing financial difficulties and had not paid the। प्यारे बच्चों, कोई रिस्क फैक्टर है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है? नॉट पेइंग। आगे जल्दी से बता दो, खुद ही बता दे, जल्दी बता दे। therefore there is a risk of, जल्दी बता दे। कस्टमर एग्जिस्ट करता है,
उस कस्टमर के रिसीवेबल के ऊपर राइट भी मेरा है। मसला किस चीज का है, मैं 100 पे कैरी कर रहा हूँ, सामने वाला देगा कितने, 70-80 रुपए देगा, तो ये रिकॉर्ड भी कितने पर, तो 80 में रिकॉर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट ने उसको शायद ओवर स्टेट करके कहाँ लेके चली गई होगी, 100 रुपए। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर है हम सारे यहाँ। तो अब अगर टेक्निक पता चल जाएगी, अगर ड्राफ्टिंग टेक्निक पता चल जाएगी, तो फिर मुझे पता होगा मेरे सवाल में क्या करना है। मैं अभी ये डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्लियर है। अच्छा, आंसर अच्छा लग रहा है बच्चों, कितने लोगों को ये अच्छा आंसर लग रहा है, ये पैथेटिक आंसर है, ये घटिया और बकवास आंसर है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्यों? सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट दी ऑडिट रिस्क, और आपके आंसर में अभी तक ऑडिट रिस्क नहीं है। आपके आंसर में अभी तक ऑडिट रिस्क नहीं है। तो भाई अब सर अब बताएं ऑडिट रिस्क है क्या। सुने मेरी बात को, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? The financial statement may not be prepared in accordance with the financial statements may not be prepared। इसको और समझने के लिए पहली क्लास में आ जाते हैं। पहली क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे? कौन था, कौन था? एक अदद क्या थे, एक अदद क्या थे? ऐसा ही था प्यारे बच्चों। एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या थी? टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद, सुनिएगा मेरी बात को, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि इन्वेंट्री को कितने पे रिकॉर्ड करे। सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद। एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या है, जल्दी छेती छेती। एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने एक रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने हुए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, जल्दी से बता दे। इन्वेंट्री कितने की आ रही है, 100 रुपए की। मैंने ये चेक करना है कि ये आईएफआरएस के हिसाब से भी 100 पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मेरे पास पीपी कितने रुपए पे आ रहा है, 100 रुपए पे। फाइनेंशियल्स में पीपी कितने का आ रहा है, मैंने ये चेक करना है, मैंने ये रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि क्या आईएफआरएस के हिसाब से भी मैं एज एन, और सुनिएगा बच्चों, एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है, एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये है कि इन्वेंट्री आईएफआरएस के हिसाब से कितने की आनी चाहिए, 80 की। क्या फाइनेंशियल्स आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं, नहीं। और उसके बावजूद मैं ये ओपिनियन दे दूं, क्या ओपिनियन दे दूं, कि दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। पहली क्लास से लिंक कर रहा हूं, खुदा का वास्ता बिल्कुल सीरियस रहिएगा। मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क ये है कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से क्या ये 80 और 100 रुपए बराबर है। मेरा रिस्क ये है कि ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने, उसके बावजूद मैंने शेयर होल्डर को क्या कह दिया, These FS are prepared in accordance with। ये वही वाली बात हो गई कि सिलिकॉन वैली बैंक 10 दिन बाद कोलैप्स करने वाला था, लेकिन केपीएमजी ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि These FS are prepared in accordance with IFRS। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, जब मैंने एश्योरेंस इस चीज के ऊपर लेनी है, मैंने एज एन ऑडिटर, एज ए टीचर, मैं किस चीज के ऊपर मेहनत करूंगा कि आप लोग पास हो जाए। मेरा सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा कि आप लोग कहीं फेल ना हो जाए, मैं कहीं ऐसा ना पढ़ा दूं या ऐसी चीजें ना पढ़ा दूं जिसकी वजह से बच्चा फेल ना हो जाए, या मैं प्रैक्टिस ना कराऊं, या मैं क्लासेस टाइम पे ना लूं, या मैं सिलेबस को सही से कंप्लीट ना कराऊं। तो ये सारे रिस्क है किस चीज को, अल्टीमेट आउट। तो एज एन ऑडिटर आपका अल्टीमेट आउटकम क्या था कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने देखना था कि क्या ये आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने। The risk is कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने, और आपने क्या लिख दिया, These FS are prepared in accordance with IFRS।
तो व्हाट इज, तो प्यारे बच्चों मेरे पूरे आंसर में ऑडिट रिस्क की मिसिंग है। मेरे पूरे आंसर में क्या मिसिंग है? जब मेरे पूरे आंसर में ऑडिट रिस्क मिसिंग और मैं आपके सामने अच्छी अच्छी अंग्रेजी पढ़ दूं, क्या अंग्रेजी पढ़ी मैंने? Here is a new competitor in the market, सही है, and due to which the sales has declined significantly. Consequently, in order to boost the sales of the company has decreased the selling price. Therefore, there is a risk of overstatement of the valuation of, इतना 6 लाइनें मैं आपके सामने लिख के दूं, आप बोले सर जबरदस्त, मैंने रिसीवल भी ऐसे ही करा दिया। द पॉइंट इज, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? और मेरे आंसर में अभी तक, एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क? These financial statements may not be prepared, R का वर्ड नहीं, R का वर्ड यूज नहीं करेंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। These FS, अभी आप कौन से फेज में हैं? जल्दी, अभी आप कौन से प्लानिंग फेज में? तो कोई काम थोड़ी कर रहा है, प्लानिंग फेज में तो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो these FS may not be prepared in accordance with IFRS। वापस से चलते हैं, मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, सेल्स डिक्लाइन कर गई, therefore there is a risk of overstatement of valuation of inventory. What is audit risk? FS may not be equal to IFRS। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कौन सा IFRS? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कौन सा IFRS? IS2। और IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? इम्पेयर्ड हो चुकी है। IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों? इम्पेयर्ड। और रिस्क क्या है? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। दैट इज द ऑडिट रिस्क, दैट इज दी। और मेरा आंसर अगर आप देखें तो मेरे आंसर में आपको आइजा का स्ट्रक्चर भी दिखेगा, और मेरे आंसर में जो ऑडिट रिस्क की, जल्दी जल्दी, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन है वो भी आपको दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगली चीज, पैसे पे कर रहा है, therefore there is a risk of overstatement of valuation of IFRS के हिसाब से क्या होना चाहिए? जबरदस्त जबरदस्त, IFRS के हिसाब से क्या होना चाहिए? बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। द रिस्क है इसके मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा, दैट इज द ऑडिट। तभी तो बैड डेट एक्सपेंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, ये चेक करने के लिए कि क्या मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस सही रिकॉर्ड किया भी है कि नहीं किया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? क्लियर हो दोस्त? इधर पूछ लो, मुझसे पूछ लो, यहाँ बैठे हो तो मुझसे पूछ लो, मेरे भाई। क्लियर हो यार? यहाँ पे बच्चे क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो हमारे आंसर में क्या आना चाहिए? हमारे आंसर में जब तक ऑडिट रिस्क नहीं आएगा तब तक आंसर हमारा यूजलेस है। क्लियर है? अच्छा, कितने रिस्क आपको इस सवाल में दिखेगा? हाँ जी, 2, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल, बस। हाँ जी, तो यार बच्चों देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। आप कैफ का पर्चा देने जा रहे हैं, सुने क्या लिखा हुआ है? कंपनी, जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्या कॉमन सेंस वाली बात है? जल्दी सुन ले मेरी एग्जांपल। क्या कॉमन सेंस वाली बात है? कि उसके पास कोई ना कोई प्लांट एंड मशीनरी भी होगी, और क्या वो प्लांट एंड मशीनरी इंपेयर हो गई है? क्यों इंपेयर हो गई है? सेल ही नहीं हो रही, सेलिंग प्राइस का मतलब उसकी वैल्यू न्यूज क्या होते जा रही है? कम। प्यारे बच्चों, मैंने सेम चीज लिखी, मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर है, सेल्स डिक्लाइन कर रही है, सेलिंग प्राइस, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, क्या प्लांट गायब हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएंगे, मेरा राइट नहीं है। किस कौन सी बच्चों? बिल्कुल एक्टिव रहना। पीपीई की वैल्यूएशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर 2 आईएस अप्लाई होते हैं, IAS 16 और दूसरा बच्चों यार बड़ा वाला 36 यार, 16 और 36, सही है। सुनिए, 16 किसके बारे में बात करता है? पीपी, जानती हो पीपी के ऊपर IAS 16, IAS 16 किसके ऊपर बात करता है? पीपी। ऐसा नहीं करें यार,
IAS 16 किसके ऊपर बात करता है? कॉस्ट के ऊपर बात करता है। IAS 16 किसके ऊपर बात करता है? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बात करता है? मेथड के ऊपर। और प्यारे बच्चों, क्या सवाल में कॉस्ट का मसला है? 100 रुपए का प्लांट खरीदा था 4 साल पहले, क्या उस चीज का मसला है? क्या सवाल में डेप्रिसिएशन मेथड का मसला है? क्या सवाल में यूजफुल लाइफ का मसला है? हालांकि ये भी किसको हिट कर रहे हैं? किसको हिट कर रहा है? आप यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं, एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप मेथड चेंज करते हैं बच्चों, क्या तो क्या IAS 16 का मसला है? किसका मसला है? और IAS 36 के हिसाब से एसेट क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? इम्पेयर्ड हो चुका है। द रिस्क इज कि मैनेजमेंट ने एसेट को इम्पेयर्ड नहीं किया होगा। बच्चों, क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही है? तो अगर आपने पीपी देखा तो पीपी की वैल्यूएशन में 2 IFRS। पहला 16, तो क्या कॉस्ट का मसला है? क्या डेप्रिसिएशन रेट का मसला है? क्या डेप्रिसिएशन मेथड का मसला है? तो 16 साइड में कर दिया। मसले होंगे उसमें भी, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे यूजफुल लाइफ हिट नहीं हो रही, इससे मेथड हिट नहीं हो रहा, इससे कॉस्ट हिट नहीं हो रही, इससे क्या चीज हिट हो रही है? इम्पेयरमेंट के ऊपर कौन सा IAS 36 का एसेट इम्पेयर्ड हो गया है और मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड। मैं आपके सामने सिनेरियो चेंज करता हूं। मेरे पास एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर मैंने 4 साल पहले खरीदा था और इस साल मैंने इस प्लांट के ऊपर मजीद कुछ खर्चे किए। खराब पड़ा हुआ था, खराब हो गया था, कूलिंग सही नहीं कर रहा था। ये एसी है, मेरा पीपी है, ये एसी कूलिंग अच्छी नहीं कर रहा था। मैंने इसकी सर्विस और मेंटेनेंस करवा दी और मैंने उसको जो कॉस्ट थी मैंने उसको कैपिटलाइज कर दिया। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो क्या होना चाहिए था? एक्सपेंस। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? अभी जो आपने ये सोची सारी बातें, क्या 36 को सामने रखा? नहीं, किसको सामने रखा? IAS 16 को सामने रखा कि जब आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हो तो आपने देखना होगा वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। सही है? तो ये वाली चीज बच्चों समझ आ रही है बातें? सिर्फ और सिर्फ अब जाके हमें एक वर्ड समझ आया है, और वो वर्ड क्या है? व्हाट? नहीं, व्हाट इज एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क? The FS may not be prepared in accordance with IFRS. अगर PPE है, जब आप इंशाल्लाह ऑडिट करने जाओगे तो पीपी के ऊपर जितनी भी IFRS और उन IFRS की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबके ऊपर आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। आप यूजफुल लाइफ भी वेरीफाई करोगे, आप रेट भी वेरीफाई करोगे, आप मेथड भी वेरीफाई करोगे, आप इम्पेयरमेंट के लिए भी चेक करोगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सारे काम बैठ के प्यारे बच्चों आप परफॉर्म। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर? हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी। तो इसका मतलब है एक और रिस्क था। कितने रिस्क हो गए प्यारे बच्चों? 3 रिस्क हो गए। तो पहला रिस्क किसके ऊपर? इन्वेंट्री के ऊपर। दूसरा रिस्क अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। तीसरा रिस्क। अच्छा, डन हो गए यहाँ। क्लियर? हम सारे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपने करना है। मैंने अभी भी आपको पूरा नहीं पढ़ा है और अभी भी ड्राफ्टिंग से ही नहीं सिखाई है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो उसका। मैं सवाल पढ़ लूं आपके साथ? The fresh juice and company manufactures soft drinks, cola and fizzy, and its year end is 31st December 2013. The company has invested significantly in the cola and fizzy drink production process and the fact is this, ये पैराग्राफ अभी छोड़ दें। सही, ये वाला पैराग्राफ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। Minty has recently recruited a new credit controller to chase the outstanding receivable. Based on your meeting with the credit controller, he informed that some receivables are long outstanding. The finance director stated that there was a problem in November in the mixing of raw material within the production process, which resulted in a
large batch of cola products tasting different. A number of these products were sold. However, due to complaint by the customer about the flavor, no further sales of these goods have been made, which is still appearing in the closing inventory. Due to the new competitor and new technology, the company is not able to sell cola drink. Therefore, the plant and machinery is not running at the full capacity. जबरदस्त सवाल है. सवाल की रिक्वायरमेंट है क्या? Evaluate the above. सवाल की रिक्वायरमेंट सेम है जो ऊपर थी. Identify and evaluate the audit risk in the above. तो सवाल की दोनों रिक्वायरमेंट सेम है प्यारे बच्चों. अब आपको लिखने की तमीज आ चुकी है. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? क्या आइडेंटिफाई करना है? जबरदस्त. रिस्क फैक्टर. सवाल में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, उसको ढूंढना है. उसको ढूंढ के क्या करना है? जबरदस्त. किसने कहा? लिंक किसने कहा? कहाँ करना है? बैलेंस शीट या पीएनएल की एजर्शन से. फिर तीसरा काम, उस बैलेंस शीट की एजर्शन पे कौन सा आईएफआरएस है, वो इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या कहता है वो लिखना है. और रिस्क है कि मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया होगा. बच्चों जल्दी स्टॉप हो जाए, जल्दी स्टॉप हो जाए. अभी चलो यार बच्चों आ जाओ. क्या सवाल में कोई रिस्क फैक्टर है? मुझे सवाल में कोई रिस्क फैक्टर है? पहला रिस्क फैक्टर जल्दी से बता दे क्या है? द कंपनी हैज रिसेंटली रिक्रूटेड अ new credit controller to chase the outstanding receivables. Based on your meeting with credit controller, he informed that some receivables are long outstanding. क्या ये रिस्क फैक्टर है? इससे कहाँ रिस्क हो सकता है? जल्दी से बता दो, इससे कहाँ रिस्क हो सकता है? Therefore, there is a risk of overstatement of account receivable. क्या रिस्क है? What is audit risk? Account receivable क्या है? क्यों है? बिग बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए एंड द रिस्क केस मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड. क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, मैं क्विकली आपके साथ रिस्क पढ़ रहा हूँ ताकि एक चीज डिस्कस कर सकूं. The finance director stated that there was a problem in November in the mixing of raw materials within the production process, which resulted in a large batch of cola product tasting. A number of these products were sold, however, due to complaint by the customer about the flavor, no further sale of this good have been made, which is still appearing in the. बच्चे जल्दी से बता दे कहाँ पे रिस्क है? इन्वेंटरी पे रिस्क है. अच्छा, क्या रिस्क है? टेस्ट क्या हो गया था? डिफरेंट हो गया था. ये सारी चीजें लिखी सही है. Therefore, there is a risk of statement of evaluation of inventory. जल्दी जल्दी जल्दी. इंस्टीट्यूट के हिसाब से इन्वेंटरी क्या हो चुकी है? इम्पेयर्ड हो गई है एंड द रिस्क इस मैनेजमेंट ने या इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी या एडिक्वेट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी. बच्चों फिर सवाल के एंड में भी कुछ लिखा हुआ है. प्लांट नॉट ऑपरेटिंग है. किस चीज पे मसला है? Therefore, there is a risk of overstatement of valuation of PPQ. कौन सा IAS 16? 36 के हिसाब से PP क्या हो चुका है? The risk is management ने कितने लोगों ने 3 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए थे बच्चों? आपने कोई कारनामा अंजाम थोड़ी किया. आपको लगता है आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, तो आपने काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया. क्यों? ये 3 रिस्क की ड्राफ्टिंग है. इसके 3 स्टेप्स थे मैडम. पहला स्टेप रिस्क फैक्टर. दूसरा स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन. जबरदस्त. तीसरा काम व्हाट इज ऑडिट रिस्क कह लें या और आसान कह लें कि उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग आईएफआरएस. 3 काम किए ना आपने. रिस्क फैक्टर, लिंक द रिस्क फैक्टर टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, और वैल्यूएशन इन्वेंटरी के ऊपर कौन सा आईएफआरएस? IS2. तो IS2 के हिसाब से ये है. मैनेजमेंट ने ऐसा सिंपल यही काम किया है. काम थोड़ी किया. आपने जो आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 2, किसका आंसर कैसे लिखा?
है ना बच्चों। क्वेश्चन 2 का आंसर किसने लिखा? आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसने लिखा? मैंने। आपने नहीं, आपने गलत लिखा था। क्वेश्चन 2 का आंसर किसने लिखा? तो अगर आप क्वेश्चन 2 के आंसर को देखें तो क्वेश्चन 1 का आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन 2 का आंसर। तो आपने तो मेरा ही आंसर कॉपी किया। क्वेश्चन 1 का आंसर किसने लिखा? मैंने लिखा। सही। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, सेल्स डिक्लाइन हो गई है, सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गई, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज़ इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो चुकी है, मैनेजमेंट ने एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड। ये मैंने लिखा। आपने क्या लिखा? आपने सवाल से एक चीज कॉपी कर ली। क्या? टेस्ट डिफरेंट है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो चुकी है और मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड। मैंने जब रिसीवेबल का रिस्क लिखा तो मैंने एक वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया? जो मैंने लिखा था यार कि सामने वाला कस्टमर की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, वो पैसे पे नहीं कर रहा। तो मैंने क्या लिखा? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड। ये मैंने लिखा। आपने क्या लिख दिया? आपने लिखा कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल बिकॉज रिसीवेबल बैड डेट है। तो प्यारे बच्चों, समझाने की बात ये है कि the answer is already mentioned in the question। ये मेरी बात समझ जाए, खुदा का वास्ता है। जब भी ऑडिट रिस्क का सवाल आएगा तो मैंने पेन लेना है और मैंने पेन से कुछ चीजों को हाईलाइट करना है। वो चीज क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। वो चीज क्या है? वो चीज रिस्क। जिस बच्चे ने सवाल पढ़ के क्या हाईलाइट कर लिया? रिस्क फैक्टर हाईलाइट कर लिया, उसने 90% आंसर ड्राफ्ट कर लिया है। Because once you highlighted the risk factor, the next step is to link that risk factor to the financial statement assertions। ये risk factor है, इससे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मसला हो सकता है। क्या मसला हो सकता है? तो कहां जाके ढूंढूंगा? IFRS। इन्वेंट्री पे कौन सा IFRS? IS2 सामने रखूंगा और देखूंगा क्या मसला आ सकता है IS2 के साथ। पीपी में मसला हो सकता है, तो पीपी के ऊपर 2 IAS 16 भी और, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है जिसको हाईलाइट किया है उससे 16 ट्रिगर नहीं कर रहा, 6 ट्रिगर कर रहा है प्यारे बच्चों। तो आंसर तो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है सवाल में। ये ड्राफ्टिंग की सबसे मुश्किल कैटेगरी है और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की सबसे वर्स्ट कैटेगरी है। क्या मतलब? सुनिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ जाए मेरी बात। लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग याद है दोस्तों की? याद है। हमने करा क्या? हमने कहा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल, डिस्क्राइब एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन। याद आ रहा है? फिर हमने अगला सवाल किया, व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सही है, वो असलम साहब थे, वो उससे कहता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए, व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट। तो फिर हमने एक और सवाल किया कि भाई आपका दोस्त कह रहा है कि भाई आप तो 100% ओपिनियन देते हो। सही है, तो उसका भी हमने आंसर लिखा। फिर हमने एक और आंसर लिखा, ICW वाला सवाल के एक एरर हो गया। आप सारे इन सवालों को देखें, एट दी एंड आइजा 200 आपको हेल्प कर रहा था, उसके पॉइंट्स आपको हेल्प कर रहे थे, पॉइंट्स आपने रिप्रोड्यूस कर दिए। तो इसका मतलब है याद भी होना चाहिए और प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग भी पता होना चाहिए। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पहलू थे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसमें क्या याद करोगे? इस सवाल में मुझे बताए क्या याद करेंगे आपके? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? व्हाट इज रिस्क। आपके आइजा ने एक ऑडिट रिस्क नहीं बताया आपको। इतनी बड़ी किताब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और एक रिस्क। तो दूसरी बात, रिस्क जब बताया नहीं, जब पढ़ाया नहीं, तो लिखना भी नहीं सिखाया, तो लिखा हुआ भी नहीं बताया आज तक रिस्क कैसे ड्राफ्ट करती। तो आप एक चीज सोचे, आइजा 315 ने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करी? गाइडेंस कि भाई रिस्क आइडेंटिफाई करना, तो पहला काम क्या कर लें? अंडरस्टैंडिंग ले लें। है किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लें? एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले लें और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या मिल जाएगा?
जल्दी जल्दी इससे क्या मिल जाएगा, इससे कोई एक फैक्टर मिल जाएगा जिसकी वजह से कोई ऑडिट रिस्क। तो वो जो फैक्टर्स आपको मिले उसको लिंक कर दें आप आईएफआरएस से नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एसेट्स से लिंक करते हैं। सही है, बिकॉज अगर बैलेंस शीट में एक चीज आ रही है तो उसके चार ही पहलू हो सकते हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड पांचवी कोई चीज नहीं हो सकती। इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी, छठी कोई चीज नहीं हो सकती। इस तरह बैलेंस शीट में अगर एक चीज आ रही है 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की, तो उसके चार ही पहलू हो सकते हैं। क्या वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के वो सारे के सारे कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिए कि नहीं कर लिए, क्या इन एसेट के ऊपर कंपनी का इख्तियार है, राइट है, और क्या इस एसेट को सही से वैल्यू किया है। सही से वैल्यू करने का मतलब फायदे के हिसाब से वैल्यू किया है। यही तो है पहली डायग्राम। आज भी बैठ के पहली क्लास ही पढ़ी है। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग। अगर मेरे एविडेंस इस चीज के ऊपर लेना है कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने, थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, सुनते रहे। हम कौन से फेज में खड़े हैं? प्लानिंग में खड़े हैं। परफॉर्मेंस फेज पे मैं क्या ऑब्टेन करता हूँ? किस चीज के ऊपर एविडेंस? क्या एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने। ओपिनियन किस चीज के ऊपर देता हूँ? क्या एफएस, तो मुझे पता है ना प्लानिंग फेज पे भी मेरा रिस्क क्या होगा, जल्दी, तो क्या ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से, तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये पूरा प्लानिंग आपका खा जाएगा, पूरा परफॉर्मेंस आपका खा जाएगा, पूरी रिपोर्ट आपकी खा जाएगी। पहली क्लास क्लियर हो गए प्यारे बच्चों? अच्छा, इसी में ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा? पढ़े सवाल अगले आंसर अगले पेज पे है, अगले 15 मिनट अपने एक्टिव रहना है। क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई बच्चों? ये अगले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी जबरदस्त चीज सीखेंगे इंशाल्लाह। पहला पहला काम मैंने क्या करा बच्चों? रिस्क हेडिंग अगर मैंने डाल दी ना, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, सही, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल, ओवर स्टेट, आप समझे? हेडिंग से मैंने आई कैप को एक इंप्रेशन दे दिया कि मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। हेडिंग इतना अच्छा रोल प्ले करेगी आप मेरी बात सुनते। मैंने अगर एक अच्छी सी हेडिंग डाल दी तो मैंने फौरन से एक आई कैप को, और हेडिंग से एक और चीज अच्छी हो जाती है, जहां आपने सवाल पढ़ा आपको 4 रिस्क आइडेंटिफाई हो गए। 4 रिस्क लिखने से बेहतर है आप 4 हेडिंग तो पहले बता दो उसकी, 4 हेडिंग आपने डाल दी, सही। तो इससे फायदा, खुदा ना खासा टाइम खत्म हो गया, खुदा ना खासा पेपर पूरा नहीं हुआ, ये 4 हेडिंग ही आपको एक अच्छे मार्क्स डिलीवर करना। तो ये बात समझ आती है, तो हमें पता चल जाएगा यार सवाल पढ़ लिए 4 हेडिंग। अच्छा, मैंने पहला रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई किया? प्रोविजन फॉर, ये रिस्क की हेडिंग। अगली चीज, पेपर में ऐसा लिखना है, पेपर में लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। क्या मतलब? कि ये जो मैंने करा है ये आपके लिए है। क्या आपके लिए? रिस्क हेडिंग, रिस्क फैक्टर, लिंक द रिस्क फैक्टर टू द अकाउंट बैलेंस और ऑडिट, ये आपके लिए है, ताकि पेपर से पहले अगर ऑडिट रिस्क आप एक आंसर गो थ्रू करके जाएंगे आपको याद आ जाएगा आपने पेपर में ड्राफ्ट कैसे करना है, रादर देन कि मैं 100-150 सवाल कर रहा हूँ। नहीं, वो 100-150 सवाल की प्रैक्टिस करने में पता ही ना हो कि रिस्क लिखना कैसे है, तो क्या फायदा हुआ प्रैक्टिस करने का? हालांकि 100-150 सवाल करेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हमें पता होगा यार हमें लिखने, जब ये चीज सीख लेंगे तो फिर 100-150 सवाल के मोहताज नहीं रहेगा। और अगर ये चीज सीख ली तो फिर हम CFAPSIS के भी सवाल कर सकेंगे, और एमएसए, और आप वॉल्यूम 2 किताब अगर आपने नहीं ली, किताब ले लीजिएगा, वॉल्यूम 2 में जाइएगा, फाइनल के सवाल, पिछले अटेम्प्ट के फाइनल के ऑडिट के सवाल बैठ कर क्लास में अटेंड करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ आती है? तो वॉल्यूम 2 पूरा आपका ICW CA फाइनल से भरा। अच्छा जी, मैं आपके साथ कुछ पढ़ रहा हूँ। Company has experienced increased competition and as a result, sales has been declined significantly. In order to improve the क्वेश्चन ये मैंने लिखा था ये आंसर। In order to improve the situation, it has decreased the selling price of its product significantly in September.
The company also expect increase in inventory level at the Therefore, there is a risk of overstatement of inventory. आप चाहे ब्रैकेट में वैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, ओवरस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तीसरी चीज बच्चों, तीसरी चीज because inventory may have been prepared NRV below it and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per इतना जबरदस्त रिस्क दिया। इस पर मैं इसको लेके चला के इन्वेंटरी IS2 की रिक्वायरमेंट ये है, आपने उसको फॉलो नहीं किया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, नीचे भी एक आंसर आ रहा है, अगले पेज में जाए, जल्दी 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 अगले पेज में है। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो किसने लिखा था? जो आपने लिखा था। आपका आंसर भी पढ़ते हैं और इन्वेंटरी वाला ही पढ़ ले, इन्वेंटरी वाला ही पढ़ ले। अच्छा, मैं सेकंड पैराग्राफ पहले पढ़ रहा हूँ। Therefore, there is a risk of overstatement of because inventory may have been impaired and no impairment or adequate payment may have been recorded by the management as per। ये दोनों पैराग्राफ बिल्कुल से चेंज किया है, चेंज किया है। और वो आपने कहां से छापा? यार वो जो आपको घंटा आंसर रहा हूं, आपको टेक्निक मेरी बात समझने की नहीं सुने, बिल्कुल सही लिखा है आपने। पढ़े क्या लिखा है आपने? द फाइनेंस डायरेक्टर स्टेटेड दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन November and the mixing of raw material within the production from which resulted large batch of। ये पूरा आपने वही चीज। पहले सवाल में इन्वेंट्री क्यों इम्पेयर्ड है? क्यों इम्पेयर्ड है? मार्केट में नया। दूसरे सवाल में इन्वेंट्री क्यों इम्पेयर्ड है? मिक्सिंग का लेकिन दोनों जगह पे चूंकि इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है तो रिस्क एक ही होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और बच्चों। अगर मैंने पीएनजी का ऑडिट किया हुआ है, मैंने जिलेट का ऑडिट किया हुआ है, दोनों जगह पे इन्वेंट्री आती थी। पीएनजी पे इन्वेंट्री का जो रिस्क था वो एग्जैक्टली सेम था जिलेट के, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या था? फर्क क्या था? फर्क किस चीज का था? रिस्क फैक्टर का था। पीएनजी पे कोई और रिस्क फैक्टर होगा, जिलेट पे कोई और रिस्क फैक्टर होगा। प्यारे बच्चों, तो आप दुनिया में 1 लाख कंपनी है, उन 1 लाख कंपनीज में 1 लाख इन्वेंट्री आ रही है। हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी की इन्वेंट्री का रिस्क स्टैंडर्ड है। इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है, मैनेजमेंट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड, लेकिन जो उसका फैक्टर है वो चेंज हो सकता है प्यारे बच्चों। वो कहीं टेक्सटाइल में भी इन्वेंट्री का ये रिस्क है, टेक्सटाइल में भी इन्वेंट्री का ये रिस्क है, शुगर में भी इन्वेंट्री का ये रिस्क है, व्हीट में भी इन्वेंट्री का ये रिस्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी इन्वेंट्री का ये रिस्क है। लेकिन रिस्क फैक्टर चेंज है। सही है। टेक्सटाइल के ऊपर क्या रिस्क फैक्टर है? टेक्सटाइल के ऊपर रिस्क फैक्टर है कि भाई कंपनी का माल को, हाँ जी टेक्सटाइल पढ़ा था ना हमने। टेक्सटाइल में क्या मसला हुआ था? कॉटन ही नहीं है, कॉटन ही नहीं है, मतलब अपना माल ही प्रोड्यूस नहीं, जब माल ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो माल आगे मैं बेच ही नहीं सकता। तो जो इन्वेंट्री बढ़ेगी वो सारी के सारी मेरी क्या हो गई? तो हमेशा इन्वेंट्री का रिस्क एक ही होगा, लेकिन उसके अलग अलग होंगे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपने कंपेयर करना है जल्दी मेरे बच्चों। चले बच्चों जल्दी करने यार।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसके बराबर है? और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जब हम बाद में ऑडिटर्स को वापस से पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसके भी, फिर जब क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेंगे, फिर जब हम C5 का सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 किसका बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ड्राफ्टिंग की सबसे मुश्किल कैटेगरी जहां पे टाइम हमारा किस चीज के ऊपर लगेगा? ड्राफ्टिंग को, उसको लिखना किस तरीके से। दो चीजें बड़ी हेल्प करेंगी। पहला, आइजा का स्ट्रक्चर क्या है? आइजा का स्ट्रक्चर क्या है? वो कहता है आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। क्यों अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो? ताकि उसको एजर्शन लेवल पे लिंक कर सको। क्यों एजर्शन लेवल पे लिंक कर सको? ताकि उस एजर्शन लेवल पे आप बता सको कि क्या होगा। इसके यही एग्जैक्टली चीज हम क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा 10 मिनट और पढ़ लिया आपने हैंड आउट? 10 मिनट और फिर क्लास ऑफ है। सही है? क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अगला काम है, जल्दी जल्दी लास्ट क्लास में बताया था, हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद एक और काम करना है, रिस्क को असेस करना है। असेस का मतलब? हाँ जी, आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए, इस तरह कहते हैं सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना, उस रिस्क के बाद उस रिस्क को जल्दी 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 उसको असेस भी करना है। असेसमेंट का मतलब क्या है? रिस्क की असेसमेंट दो किस्म की है, नॉर्मल रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क। दो असेसमेंट है, नॉर्मल रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? वही जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, व्हिच इज नॉट अ, हाँ जी, व्हिच इज नॉट अ, सेम यही है। क्लास कितने बजे? 3:45 पे अब, राइट? What is normal risk? A risk which is not a significant. And what is significant risk? Which is not a, नहीं, significant risk का मतलब है that required special audit consideration. That required special audit consideration. क्या मतलब special audit consideration का? इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जाम्पल से। बट मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ रिस्क लिखता हूँ। डन हो गया बच्चों? पहला रिस्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। दूसरा रिस्क, गैस एक्सपेंस। तीसरा रिस्क, इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चौथा रिस्क, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। पांचवा रिस्क, इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवर। इनमें से मैं आपके सामने एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ये कौन सा रिस्क है? नहीं नहीं, ये रिस्क क्या? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसके 10 सैंपल्स वेरीफाई करे। क्या प्लांट एंड मशीनरी की इम्पेयरमेंट में भी 10 सैंपल्स ही वेरीफाई करूं? बच्चों, क्या उसमें भी 10 ही सैंपल वेरीफाई करूं? कितने करूं? 10 से कम करूं? 10 ही करूं? हाँ जी, एज्यूम करता हूँ दोनों जगह पॉपुलेशन सेम है। एज्यूम कर रहा हूँ जितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, साल में कितने बार एक्सपेंस आएगा? 12। तो मैं एज्यूम करता हूँ प्लांट मशीनरी में 12 है, ताकि हम एटलीस्ट न्यूमरेटर तो सेम रखें ना, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली समझ सकें। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एक एक्सपेंस 12 महीने में से कितने महीने वेरीफाई किया है? 1 महीना। मैं इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी भी 1 महीना या 1 सैंपल। क्यों? क्यों? इसमें यूज ज्यादा है? नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, अच्छा, दोनों में से रिस्क ज्यादा कहाँ पे है? जब मैं कहता हूँ रिस्क, तो रिस्क क्या है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू मैनेजमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इसमें ज्यादा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने प्लांट एंड मशीनरी। आपने इम्पेयरमेंट पढ़ लिया 36 कैसे पढ़ते हैं मेरे भाई? पहला काम क्या करते हैं?
हाँ, कैरिंग अमाउंट तो वो है जो कि कैरी हो रहा है एसेट उस पे, तो उसको दफा करें, उसमें आपका तो कोई काम नहीं है। अगला काम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में आप डिटरमाइन ही नहीं करते, वो तो एक्सपर्ट करता है, इसको भी सेट में रखते हैं। तीसरा काम वैल्यू न्यूज कैसे निकलती है? डिस्काउंट कब करूंगा? जब फ्यूचर कैश फ्लोज बनाना है, उसको डिस्काउंट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं 100 रुपए बिजली का बिल आया है, इसमें गलती के चांसेस ज्यादा है या फ्यूचर कैश फ्लोज जो बनाने हैं फिर उसको डिस्काउंट करना है, इसमें गलती के चांसेस? रिस्क दोनों में ज्यादा कहां पर है? कहां पे? फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट। इसका मतलब है डेट रिस्क शैल बी कंसिडर्ड एज अ, समझ आ रहा है? स्पेशल। इसके असल मायने क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है रिस्क को आपने क्लासिफाई करना है इधर नॉर्मल रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क। बच्चों ये बात समझ आती है? अच्छा, व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? इट इज नॉट व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क? अगर किसी रिस्क में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, या अगर किसी रिस्क में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? फ्रॉड। अगर इन वजूहात की वजह से आपने किसी चीज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया हुआ है, दैट रिस्क शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ significant risk, and if it is treated as a significant risk it requires special audit consideration। क्या यहां तक बात समझ आती है? मुझे बताएं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है? मेरे हिसाब से 1000 का नहीं 2000 का बिजली नहीं यार, एस्टिमेट्स तो इसमें है ही नहीं। गैस एक्सपेंस, नॉट इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क। इन्वेंट्री, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, हाँ जी, सिग्निफिकेंट रिस्क। इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंट एंड रिसीवेबल, हाँ जी, सेकंड। क्यों? 100 रुपए का रिसीवेबल है, मैं एस्टिमेट करता हूँ मुझे 70 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो गए, तो उसको क्या है, सब क्या आ रही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? डन हो गया। रिस्क को असेस क्यों करते हैं? क्यों ये फजूल की बात है नॉर्मल रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क? या क्या कहा तुमने? जिस पे टाइम ज्यादा लग रहा है और कितने सैंपल ज्यादा सिंपल सी बात है ना भाई, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, वहां पे काम भी ज्यादा होगा, वहां पे पार्टनर और डायरेक्टर और मैनेजर भी रिव्यू। आप सोचे पीडब्ल्यूसी का पार्टनर नेशनल बैंक का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिव्यू कर रहा है। हाँ जी, नेशनल बैंक पीडब्ल्यूसी का पार्टनर नेशनल बैंक के और पूरी टीम बैठ के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या कर रहा होगा उसमें? आप ब्लडी जूनियर, आप किस पे काम कर रहे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस पे। जो आपसे सीनियर होगा वो किसके ऊपर काम कर रहा होगा? रिसीवेबल की इम्पेयरमेंट का। भाई कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है, पता नहीं पैसा देंगे भी या नहीं देंगे। सही है, पार्टनर किसके साथ बैठा हुआ होगा? उसके साथ बैठा होगा, उसके काम को रिव्यू कर रहा होगा, लेकिन पार्टनर आपके काम को नहीं रिव्यू कर रहा होगा, आपको कहां से भी नहीं डालेगा। आपसे क्या कहेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नेशनल बैंक वाले चाय बनाते हैं, गैस का बिल आता है, गैस का बिल आप क्या कर लें? आप रिव्यू कर लें उसको, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप रिव्यू कर लें। क्या कहते हैं ये प्री पेमेंट्स वगैरह, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, ये गार्ड के एक्सपेंस वगैरह, ये इंटरनेट के एक्सपेंस, आप क्यों स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इसमें किस पे देनी है? जिसपे क्या इन्वॉल्व होंगे? या जिसपे किस चीज का रिस्क होगा? फ्रॉड का रिस्क होगा। एस्कॉल का ऑडिट जो फर्म कर रही है उसका पार्टनर का सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? फ्रॉड वाले एलिमेंट को। क्या याद है बस? क्यों? सवाल तो भी यही है। बाय आपने जो आंसर दिया या आप लोग जो आंसर दिया या आप लोगों ने मेरी बात पे मुंह हिलाया, बिल्कुल सही हिलाया, बिल्कुल सही। The point is why ISA 315 requires from an auditor to assess the risk. Why?
हाँ जी, ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा जबरदस्त, ज्यादा रिस्क होगा तो आंसर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आपने आपने और आप सबने और जितने लोगों ने सर हिलाया उन्होंने आंसर सही किया, लेकिन इसकी लिंकिंग क्यों है, इसकी लिंकिंग कहां से बनती है? जबरदस्त जबरदस्त, आइजा 315 इज लिंक्ड विद आइजा 200 क्या था? ये दो वर्ड्स कहीं पढ़े हुए लांतियों, देखो इन दो वर्ड्स को कहां पढ़ा था? इनहेरेंट लिमिट। आइजा 200 आपसे क्या कहता था? एज एन ऑडिटर, ये लिखा हुआ है सब कुछ, एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन विच इज दी बट नॉट दी, बिकॉज देयर आर, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन याद आ रही है क्या? दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या? स्टैंडर्ड आपसे क्या रहा है? समझ ऐसा कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं? फ्रॉड। एस्टिमेट और फ्रॉड की वजह से आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो जहां हम फंसते थे, हम क्या कहते थे? इनहेरेंट लिमिटेशन। अभी ये सिलिकॉन वैली बैंक में केपीएमजी फंसा, उसका रिस्पॉन्स आप उससे लगा ले 60,000 की, उसका पहले पेज में रिस्पॉन्स होगा देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। ये कहानी का पहला, और आप भी क्या समझे अब तक? जहां मैं फंस जाऊंगा मैं क्या कहूंगा? पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़े केस में फंसा, डिलॉइट फंसा, ईवाई फंसा, जीडी फंसा, पीडीओ फंसा, सब ने माशाल्लाह पहले पेज पे क्या लिखा? इनहेरेंट। लेकिन आप आइजा को नहीं समझे। आइजा कहता है इनहेरेंट लिमिटेशन है क्या? मैडम इनहेरेंट लिमिटेशन आप शुरू तो क्लासेस नहीं है मैडम, ऐसा ना कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं पढ़ा इस तरीके से रहा हूँ ना, तो मैं आज तीसरी क्लास में भी पहली क्लास नहीं कर रहा हूँ, और पढ़ चुका है मेरा एलिमेंट, बड़ा अच्छे से आता था, और सिर्फ इस एक वर्ड के ऊपर 6 सवाल किए थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, फिर सिनेरियो, और आज वापस से क्या लेके बैठ गए? आज तक 200 लेके बैठ, और ये आज नहीं, ये हर क्लास में चलता रहेगा, हर क्लास में जो पढ़ते रहेंगे अगला पिछले से लिंक करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एश्योरेंस कितनी है, क्या मैं 100% एश्योरेंस ले सकता हूँ? बच्चों ये क्या है? ये लाइन है, ये क्या है? नहीं 100 नहीं है, ये 100% भी नहीं है, हाई लेवल है लाती हूँ, ये एब्सोल्यूट है। ये क्या है? विच इज दी, ये मैं यहां तक मेरी औकात है, मैं यहां से यहां तक क्यों नहीं जा सकता? इसके बीच में क्या है? क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? सैम्पलिंग। टाइम कम है लांती, कॉस्ट कम है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्यों लेके बैठा हुआ है? फिर कौन से लिसिस लेके बैठो? जहां पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे इंपेयरमेंट ऑफ पीपी, इंपेयरमेंट, तो वहां पे सैम्पलिंग भी ज्यादा करो, वहां पे रिसोर्सेज भी ज्यादा। पॉइंट इज कि अगर इन दो फैक्टर्स की वजह से या इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क, और भी क्राइटेरिया, मैंने सिर्फ 2 लिखे आपके सामने, 5 क्राइटेरिया, 5 के 5 अभी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। पॉइंट इज मेरे प्यारे बच्चों, जब इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन, अगर उनके ऊपर आपने जल्दी अगर उनके ऊपर आपने स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन नहीं दिया, तो एज एन ऑडिटर आप आज 200 के हिसाब से हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यही तो वो फैक्टर है जो आपको 100% पे रोक रहा है, और इन्हीं के ऊपर अगर आपने स्पेशल तवज्जो नहीं दी तो ये आपको 80% भी ऑब्टेन करने नहीं देगा। तो एक तरफ आइजा 200 कहता है देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन, और उसी तरफ फॉर 200 के बाद 315 नाजिल करता है, और 315 में आपसे कहता है कि जानी जो इनहेरेंट लिमिटेशन वाली चीजें थी उस पे तो ज्यादा से ज्यादा काम करना है। 200 को सिर्फ मैं देखूं तो मैं तो ये कहूं कि मैंने तो एस्टिमेट्स पे काम ही नहीं करना, मैंने तो फ्रॉड पे काम ही नहीं करना। क्यों नहीं? कुछ मिस हो जाएगा, कह दूंगा देयर आर, नहीं उसने फौरन से क्या कहा आपसे
कि इनके ऊपर तो आपने ज्यादा काम करना है, इनके ऊपर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ तक बात समझ आती है? तो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिंकिंग समझ आ गई आपको कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क में 5 फैक्टर्स हैं, हमने 2 पढ़े, कौन से 2 पढ़े? एस्टिमेट्स और क्या इसकी लिंकिंग समझ आ गई? क्या इसकी लॉजिक समझ आ गई? क्यों एस्टिमेट्स और फ्रॉड सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? और सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब है इसके ऊपर स्पेशल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ समझ जाए, जो मैं पहली क्लास में भी कहता था, वो ओरिएंटेशन देखा है मैडम आपने, हाउ टू पास ऑडिट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो लास्ट में देखेगा इन ऑर्डर टू पास ऑडिट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सही है? वो अगर आप उस अब आप कयामत ये नहीं भूल सकते, क्या नहीं भूल सकते, किस कौन से रिस्क उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा, ये आप कयामत नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? बिकॉज आपको उसकी लॉजिक समझ आ गई है इस चीज की, आपको मतलब एक चीज की आपको लॉजिक और लिंकिंग समझ आ गई है, वो चीज आपको हमेशा हमेशा आप सोचे, अभी तो इस वर्ड को हमने पकड़ा नहीं है, इसको तो लेके चलना है हमने। क्या लिखा हुआ है? आप सोचे कैफ का पेपर इन द अबव सिनेरियो, बताएं स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कैसे देंगे? डिफाइन नहीं है 315 में। ऐसा लिखा है सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल फुल स्टॉप। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअली बच्चे को पता चल जाएगा ना, क्लास का लेक्चर याद हो रहा होगा कि निया सर ने कहा था स्पेशल ऑडिट कैसे, मतलब सैंपल्स ज्यादा होगा, टीम ज्यादा होगी, सीनियर एक्सपीरियंस लेवल बंदा उसके ऊपर ज्यादा, पार्टनर ज्यादा, उसको क्या करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। 14 साल से फॉर्म में यार, क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो ये चीज क्या सिग्निफिकेंट रिस्क के वो बताना फैक्टर्स, तो पहला एस्टिमेट, दूसरा सिर्फ ये नहीं, क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क को असेस करते हैं, क्यों क्यों इन 2 फैक्टर्स को हम सिग्निफिकेंट रिस्क सपोर्ट करते हैं? बिकॉज ये मेरे क्या है, इनहेरेंट लिमिट, जब इसकी वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, और इन्हीं के ऊपर मैं अगर तवज्जो ना दूं तो फिर तो मैं, जो बात समझ आ रही है यहाँ पे क्लियर, मैं जो मेहनत करने जाऊंगा मैं इस चीज के ऊपर मेहनत करूंगा कि चीजें आपको ऑटोमेटिकली रिटेन, फिर वो जितना भी मुश्किल सवाल पूछ ले, जितना भी कुछ कर ले, अगर लॉजिकली लिंकिंग आपके पास होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमने जो ड्राफ्टिंग टेक्निक है, अब जितना भी मुश्किल ऑडिट रिस्क का सवाल आ जाए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल प्रयोग पढ़ने के बाद जब रिस्क को पढ़ेंगे तो बेतहाशा सवाल कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त भी आंसर यही होगा। पहला काम, दूसरा काम, सुनिएगा मेरी बात को, कितना अच्छा हो गया कि हम पर भी एक से है, सर 315 अंडरस्टैंडिंग ऑपरेट करने के बाद मैंने आपको एक चीज क्या सिखाई, इसको लेवल में क्या करते हैं, लिंक करते हैं, फिर तीसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई, व्हाट इज, और कितनी अच्छी बात होगी कि पढ़ भी ये रहे, किताब में भी ये लिखा हुआ है, और आंसर भी यही है, और ड्राफ्टिंग भी है। जब इतना कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, रादर देन उन चीजों को हैक करने में चले। क्या याद है, बात समझ आती है? इंशाल्लाह अगली क्लास नेक्स्ट वीक में होगी प्यारे बच्चों, कुछ क्विज और मॉक आपका इंतजार कर रहे होंगे, पोर्टल पे भी ग्रुप पे भी, लास्ट में उनको अटेंड करना है। डन हो गया? चलो, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन बच्चों आप लोग क्लियर है बेटा? 4:45 बजे हमारी लॉ की क्लास है, 10 मिनट बाद लॉ की क्लास है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे क्विज, बस मैं लॉ की क्लास से फ्री होके क्विज बनाता हूं आप लोगों के लिए बच्चों। चलिए अपना थैंक यू सो मच।